देखिए बेटा, क्या है हमारे पास, किसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ब्रेल सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, किसके बारे में बता रही हूँ, ब्रेल सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। ब्रेल हमारी क्या है, हमने यहाँ तक पढ़ा अभी विजुअली चैलेंज पर्सन्स क्या होते हैं, हमारी क्या क्या एड्स होती हैं, किस तरह से वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा हमने अभी तक। ठीक है, तो देखिए हमारा ब्रेल सिस्टम क्या है। ब्रेल हमारी मोस्ट पॉपुलर और यूजफुल टेक्टाइल एड है। ठीक है, ब्रेल क्या है, हमारी मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल टेक्टाइल एड है। किसके लिए, विजुअली चैलेंज पर्संस के लिए, फुली विजुअली चैलेंज पर्संस के लिए। ठीक है, ब्रेल सिस्टम डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने 1821 में। वो खुद 3 साल की उम्र में ब्लाइंड हो गए थे। जो प्रेजेंट सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया था 1932 में। ठीक है, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और साइंटिफिक नोटेशंस पढ़े जाते हैं या लिखे जाते हैं ब्रेल कोड को यूज करके। ठीक है, ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स हैं जो क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको, ब्रेल सिस्टम में कितने डॉट पैटर्न्स हैं, 63 डॉट पैटर्न्स हैं जो क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ब्रेल जो होता है आपका बेटा, ये एक एड है, मतलब एक तरीका है पढ़ने का। जो अंधे होते हैं लोग, जो देख नहीं पाते, मतलब जो इसमें अक्षर होते हैं ना, वो उठे हुए होते हैं। देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर किस तरह से होता है। इस तरह से अक्षर जो होते हैं ना, जैसे उठे हुए होते हैं, या डॉट्स, जैसे ये आपका एक डॉट होता है, वो जो आपका सिस्टम होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका ब्रेल कहलाता है। जैसे मान लो आपका एक डॉट उठा हुआ है तो आप उससे समझ जाओगे कि ये ए है। दो डॉट उठे हुए हैं तो आपका क्या है, वो बी है। जैसे आपका कैलकुलेटर होता है ना, एक तरह से ये समझ लो। उसी तरह से ये भी आपका एक तरीका होता है जिसमें अक्षर उठे हुए होते हैं, जो टच करके, जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो टच करके पता लगा सकते हैं कि ये ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, इसे लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था, इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, ब्रेल कहा जाता है। ठीक है, इस ब्रेल सिस्टम के अंदर 63 कैरेक्टर्स होते हैं, और जो हर कैरेक्टर होता है वो एक लेटर को, एक कॉमन वर्ड को, एक ग्रामेटिकल साइन को या एक मैथमेटिकल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हर ब्रेल कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो 6 डॉट पोजीशंस का बना होता है। ठीक है, देखो उसके अंदर इस तरह से 6 डॉट पोजीशंस होती हैं, सबके अंदर 6 डॉट होते हैं। 3 डॉट एक लाइन में, 3 डॉट एक लाइन में। ठीक है, जो डॉट्स होते हैं कैरेक्टर के लिए, जैसे अगर एक डॉट उठा हुआ है तो वो ए है, 2 डॉट उठे हुए हैं तो वो आपका बी है, 3 डॉट फिर उसके बाद इस तरह से आपके उठे हुए हैं, ये वाले डॉट अगर 2 उठे हुए हैं तो ये आपका सी है। इस तरह से अगर आपके ये 3 डॉट उठे हुए हैं तो आपका ई है, ये 2 डॉट उठे हुए हैं तो आपका ई है। तो इस तरह से हमारे रेज्ड डॉट्स जो होते हैं उनसे हम पता लगाते हैं कि ये हमारा कौन सा अल्फाबेट है। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं हम। जो डॉट्स होते हैं कैरेक्टर के लिए वो रेज्ड होते हैं सेल में, ताकि विजुअली चैलेंज पर्सन उन्हें अपने हाथ से क्या कर सके, फील कर सके। ठीक है, तो जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स और नंबर्स के ब्रेल में, वो इस तरह से दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, वो किस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो ब्रेल सिस्टम को लर्न करते हैं टच करके। जैसे नॉर्मल पर्सन आंखों से लर्न करते हैं ना, वो किससे लर्न करते हैं, अपने हाथों से लर्न करते हैं। ठीक है, आजकल तो टाइप राइटर्स, प्रिंटिंग मशीन, बुक्स एटसेट्रा वो भी डेवलप हो रही हैं ब्रेल कोड में। ठीक है, वो ब्रेल कोड में भी अवेलेबल हो पा रही है। ठीक है, इवन स्पेशल कीबोर्ड, स्कैनर्स और प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं, किसके लिए, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए। तो जो लोग देख नहीं पाते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक ये ब्रेल सिस्टम आया, जिसमें जो अल्फाबेट्स थे या नंबर्स थे वो इस तरह से रेज्ड डॉट की फॉर्म में थे कि वो हैंड से टच करके सीख सकते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट है। जैसे आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो ये ए है, बी है, सी है, डी है ना। उसी तरह से वो हाथों से टच करते हैं कि कौन से डॉट्स उठ रहे हैं। ठीक है, कौन से वाले डॉट्स उठ रहे हैं, उनकी हेल्प से वो बताते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट है या कौन सा नंबर है। ठीक है, वो जो हमारा सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम होता है हमारा बेटा, ब्रेल सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद देखो सम विजुअली चैलेंज पर्संस एंड देयर अचीवमेंट्स। ठीक है,
कुछ विजुअली चैलेंज पर्सन है और उनकी अचीवमेंट्स है साथ में। देखो वो देख नहीं सकते थे और फिर भी देखो वो क्या है। रविंदर जैन कंप्लीटली विजुअली चैलेंज थे, बचपन से ही उनके पास देखने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना एक्सीलेंस दिखाया। वो एक अच्छे, बहुत ही अच्छे सिंगर थे, म्यूजिक कंपोजर थे और लिरिसिस्ट थे। ठीक है। लाल अडवाणी भी विजुअली चैलेंज थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक एसोसिएशन एजुकेशन के लिए और रिहेबिलिटेशन डिसेबल्ड के लिए इंडिया में। ठीक है। और वो रिप्रेजेंट करते थे इंडिया को ब्रेल प्रॉब्लम्स पे यूनेस्को में। ठीक है। हमारे निकोलस सोंडरसन एक साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे और 1 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखें खो दी थी। देखो जब जो लोग देख नहीं सकते वो इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है। हेलेन हमारी जो थी अमेरिकन ऑथर थी और लेक्चरर थी, मोस्ट इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन थी ये रही। ठीक है। शी वेंट ब्लाइंड एंड डिफ व्हेन शी वाज 18 मंथ्स ओल्ड। ठीक है। वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी जब वो सिर्फ 18 ही महीनों की थी। ठीक है। शी वाज द फर्स्ट डीफ डम्ब एंड ब्लाइंड चाइल्ड टू गेट ए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी। वो पहली ऐसी मतलब जो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, अंधी बच्ची थी जिसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। ठीक है। उसने नंबर ऑफ बुक्स भी लिखी जिसके अंदर जैसे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, किसके अंदर 1903 के अंदर। ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी देखो कितने अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जाके बैठे। ठीक है। उसके बाद देखो डोनेशन ऑफ आईज, आईज का डोनेशन कैसे करते हैं। ठीक है। देखो आईज आर इनवैल्यूएबल गिफ्ट टू विजुअली चैलेंज पर्संस। आईज क्या है, जो लोग देख सकते हैं। ठीक है। जो लोग देख सकते हैं उनके लिए क्या है, ये एक बहुत प्रीसियस गिफ्ट है। ठीक है। उनके लिए क्या है, ये एक बहुत प्रीसियस गिफ्ट है। ठीक है। एक पर्सन की डेथ के बाद आईज का कोई यूज नहीं होता उसके लिए। ठीक है। लेकिन वो डोनेट कर सकता है अपनी आंखें एक ब्लाइंड पर्सन को। ठीक है। एक पर्सन जो डोनेट करता है अपनी आईज को हैज टू प्लेज आईज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ठीक है। उसे क्या मिलता है, मतलब एक तरह से आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। तो ही शुड ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट दिस प्लेस टू हिज नियर रिलेटिव। उसे इस प्लेस के बारे में अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी बताना चाहिए ताकि डेथ के बाद वो इन्फॉर्म कर सके आई बैंक की अथॉरिटीज को। ठीक है। और जो आईज होती हैं वो डोनेट हो जाती हैं 4 से 6 घंटे में डेथ के बाद किसी भी प्लेस पे, घर में या हॉस्पिटल में, कहीं पर भी। ठीक है। आई डोनर जो होते हैं वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, किसी भी एज के हो सकते हैं और कोई भी उनका सोशल स्टेटस हो सकता है। ठीक है। he or she may be using spectacles, वो spectacles भी यूज कर रहे हैं, या वो किसी may be suffering from any disease, जैसे वो किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, एक्सेप्ट एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलरा एंड। ठीक है। तो हम डोनेट कर सकते हैं एक ब्रेल किट भी विजुअली चैलेंज पर्सन को, और ब्रेल किट सिर्फ कितने की है, 750 की है। ठीक है। तो गिव इंडिया एक नेशनल एसोसिएशन है किसके लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ठीक है। गिव इंडिया क्या है, एक नेशनल एसोसिएशन है किसके लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ठीक है। तो देखिए हमने सारा पढ़ा आई किस तरह से हमारे लिए है, आई की वर्किंग कैसे होती है, इमेज किस तरह से बनती है। ठीक है। उसके बाद हमने आई के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हमें मायोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया विजुअली चैलेंज पर्संस के लिए कि जो पर्संस विजुअली चैलेंज होते हैं वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास किस तरह से विजुअली चैलेंज पर्संस ने क्या किया, अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स पाई, और इसका डोनेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास होता है। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा मैं आपको ये लेसन एक बार स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी। ठीक है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन एक बार हम वापस से रीड करेंगे सारा। ठीक है। तो देखिए लाइट जो हम अभी आप ह्यूमन आई के बारे में आपने कंप्लीट स्टडी करी है पहले, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है और तो पूछिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
पूछो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नो मैम। स्नेहा, अनम्यूट करो अपने आप को। स्नेहा, स्नेहा अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। स्नेहा, मैम अनम्यूट ही था माइक। स्नेहा बताओ बेटा, वो ब्रेल सिस्टम समझ में यस आया? मैम। ठीक है, चलो देखो एक बार। देखो लाइट के बारे में अब हम स्टार्टिंग से एक बार पढ़ते हैं। इसके अंदर हमें लाइट और विजिबिलिटी के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ना है जो एक प्लेन मिरर बनाता है। हमें इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, डिस्पर्जन पढ़ना है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन आई हमने पढ़ लिया है पहले ही, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा यहाँ से। तो देखो, वी नो दिस वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसेस। हम इस संसार को देखो हमारे सेंसेस से ही तो जान रहे हैं। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, स्किन से हम फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस संसार को किससे जान रहे हैं? सेंसेस से ही जान रहे हैं। हमें अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती है, ठीक है। हमें अलग अलग तरह का मौसम दिखाई फील होता है, ठीक है। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को टच करके उनके टेक्सचर, सॉफ्टनेस, शेप्स के बारे में जान पाते हैं। स्मेल और टेस्ट का पता चलता है, वैरायटी ऑफ थिंग्स की, ठीक है। हमारे जो चारों तरफ चीजें हैं उन्हें हम देख पाते हैं, ठीक है। दो ऑल सेंसेस आर सिग्निफिकेंट, सारी की जो सारी सेंसेस हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो सेंस ऑफ विजन है, ठीक है, लेकिन क्या है, जो सेंस ऑफ विजन है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, देखो किसी भी चीज को देख के हम उसके साइज, शेप, कलर, डिस्टेंस, उसका स्टेट ऑफ मोशन कैसा है ऑब्जेक्ट्स का, सबके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आईज आर द इंडेक्स ऑफ माइंड। आईज क्या है, हमारा इंडेक्स है माइंड का, ठीक है। इवन बाय लुकिंग इनटू द आई ऑफ ए पर्सन, हम एक पर्सन की आई में देख के हम बता सकते हैं उसकी फीलिंग्स के बारे में भी, ठीक है। हम एक पर्सन की आंखों में देख के उसकी फीलिंग्स के बारे में भी बता सकते हैं, देखो, ठीक है। तो आंखें क्या है, आंखें एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइट एंड विजिबिलिटी। प्रीवियस क्लास में तुमने पढ़ा है किसके बारे में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं जब लाइट रिफ्लेक्टेड होती है या एमिटेड होती है उनसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हमें कब दिखाई देते हैं, जब लाइट या तो रिफ्लेक्ट होती है या एमिट होती है, ठीक है। जो हमारी आईज, आंखों में आईज पहुंच रही है वो या तो रिफ्लेक्ट होती है या एमिट होती है, उसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, स्टार्स, फ्लेम ऑफ कैंडल, फायर, स्विच्ड ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा, ठीक है। हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, जैसे जिनकी खुद की अपनी लाइट और हीट होती है, जैसे सन हो गए, स्टार्स हो गए, फ्लेम ऑफ कैंडल हो गई, वायर हो गई, स्विच्ड ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा, ठीक है। उनकी अपनी लाइट होती है। लाइट जो वो एमिट करते हैं वो हमारी आंखों में पहुंचती है और उससे हम क्या, मतलब क्या हो पाती है, वो विजिबल हो पाती है चीजें, ठीक है। जबकि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो हमें जब दिखाई देते हैं जब लाइट किसी और सोर्स से उनके ऊपर गिरती है और वापस रिफ्लेक्ट होके, और वो कहाँ पहुंचती है, हमारी आंखों में पहुंचती है, ठीक है। वी कैन नॉट सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन डार्क। हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को किस में नहीं देख पाते, डार्क में नहीं देख पाते, ठीक है। हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कहाँ नहीं देख पाते, डार्क में नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बोथ लाइट एंड आईज आर नेसेसरी। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट और आईज दोनों ही जरूरी हैं। वो लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है, वो ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, एमिट होती है, उसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट और आईज दोनों चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, किसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब एक रे ऑफ लाइट क्या होती है,
स्ट्राइक करती है सरफेस से, ठीक है। जब एक रे ऑफ लाइट क्या करती है, सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है, तब हमारे पास लाइट की कितनी अमाउंट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट से, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, पारदर्शिता, ठीक है। तो जब एक रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से आके टकराती है, तो उसमें से कुछ लाइट वापस बाउंस होती है सेम मीडियम के अंदर, और वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये रे ऑफ लाइट आपकी आके यहाँ पे टकराई है, ये सेम मीडियम के अंदर क्या हो गई, वापस बाउंस हो गई है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई बात समझ में बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है एक सरफेस से, तो उसमें से कुछ लाइट वापस बाउंस हो जाती है किसमें, सेम मीडियम में, ठीक है। और वो फिनोमिना ही क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट से, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड। ग्लास, ठीक है। एक जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जैसे क्लियर ग्लास, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है जैसे क्लियर ग्लास, वो रिफ्लेक्ट करता है नेग्लिजिबल लाइट, क्योंकि जो बहुत सारी लाइट होती है वो क्या हो जाती है, उसी के थ्रू पास हो जाती है, ठीक है। जबकि जो एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है जैसे आपका ग्राउंड ग्लास, वो रिफ्लेक्ट करता है एक पार्ट ऑफ लाइट को, ठीक है। एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होता है जैसे आपका ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास वो रिफ्लेक्ट करता है एक पार्ट ऑफ लाइट को, जो क्या करती है, उसके ऊपर गिर रही होती है, ठीक है। जो क्या करती है, उसके ऊपर गिर रही होती है, उसके बाद देखिए क्या है बेटा, जो एक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है, देखिए एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है जैसे आपका क्लियर ग्लास, वो नेग्लिजिबल लाइट को एमिट करता है क्योंकि बहुत सारी लाइट उसके थ्रू पास हो जाती है। जो एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर से हम थोड़ा मतलब धुंधला धुंधला देख सकते हैं, जैसे ग्राउंड ग्लास, वो रिफ्लेक्ट करता है एक पार्ट ऑफ लाइट को जो उसके ऊपर गिर रही होती है, ठीक है। और जबकि जो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पर हम बिल्कुल नहीं देख सकते, वो रिफ्लेक्ट करता है बहुत सारी लाइट को, ठीक है। वो क्या करता है, बहुत सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो क्या होती है, उसके ऊपर गिर रही होती है, ठीक है। एमिट पूछ रहे हो आप, देखो एमिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फेंकना, वही वापस, ठीक है। क्या करना है, जैसे कोई चीज आके गिरी उसे वापस फेंकना, वही क्या कहलाता है, आपका एमिशन कहलाता है या रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है।
रिफ्लेक्टेड या एमिटेड एक ही बात है। जो चीज गिरी उसे वापस फेंकना, ठीक है, जो चीज गिरी उसे वापस फेंकना वही क्या कहलाता है, आपका एमिशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि एक लाइट आके किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करी, वो वापस बाउंस बैक होके गई सेम मीडियम के अंदर, वो फिनोमेना ही क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे। अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो पूरी की पूरी लाइट उससे पास हो जाएगी, अगर कोई ट्रांसल्यूसेंट है तो कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर तुम उसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हो तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है उसे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहला, जब एक रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस से आके स्ट्राइक करती है, ठीक है, क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको, जब एक रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस से आके स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है सेम मीडियम में, ठीक है। वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है इस तरीके से कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको कि जब एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब एक लाइट की किरण एक प्लेन सरफेस से आके टकराती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है सेम मीडियम में, ठीक है। इस तरह से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है, और इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है वो हमेशा किसके अंदर लाई करता है, सेम प्लेन के अंदर लाई करता है, ठीक है। जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। जो लाइट आपकी आके टकराई, जो लाइट आपसे रिफ्लेक्ट हुई, और जो आपका नॉर्मल है वो किस में होता है, आपका सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है। वो किस में लाई करता है, आपका सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट जो है वो आइडियलिज्म है, रियलिटी में हमारे पास एक नैरो बीम ऑफ लाइट होती है जो किसकी बनी होती है, सेवरल रेज की बनी होती है, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रे, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, रे टर्म यूज करते हैं, किसके लिए, एक नैरो बीम ऑफ लाइट के लिए। जब एक संकीर्ण लाइट की बीम आ रही होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। No, no. तो रिफ्लेक्शन समझ में आया। हर्ष अनम्यूट करो अपने आप को, हर्ष बेटा। हाँ बताओ रिफ्लेक्शन क्या होता है हर्ष, रिफ्लेक्शन क्या होता है हर्ष, डेफिनेशन बताओ, क्या बताओगे रिफ्लेक्शन की। हर्ष डेफिनेशन बताओ रिफ्लेक्शन की, क्या बताओगे। हर्ष हाँ बोलो बेटा, क्या बताओगे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन।
निखिल, यस मैम। हाँ, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताओ निखिल। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताओ, क्या बताओगे? मैम रिफ्लेक्शन वो होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, इस पे रिफ्लेक्ट पड़ने के साथ उसके आर पार नजर आता। जब एक रे ऑफ लाइट क्या करती है, किसी सरफेस से टकराती है, ठीक है, तो वो जो लाइट होती है वो वापस बाउंस होती है सेम मीडियम के अंदर, वो ही क्या कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन। यानी कि किसी चीज को फेंकना एक तरह से, ठीक है, किसी चीज को वापस फेंकना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन या एमिशन कहलाता है, ठीक है। चलिए देखो बेटा आगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो एक्टिविटीज मैं आपको कल कराऊंगी सारी, देखो बीम ऑफ लाइट टकरा रही है, वो क्या कहलाती है हमारी इंसिडेंट रे, और मिरर के जिस पॉइंट पे आके वो टकराती है वो क्या कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मिरर से टकराने के बाद जो बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है, मिरर से टकराने के बाद जो बीम ऑफ लाइट होती है वो वापस क्या हो जाती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो क्या कहलाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में? टॉर्च से बीम ऑफ लाइट आई, वो मिरर पे आके टकराती है, वो क्या कहलाती है आपकी इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आके टकराती है वो क्या कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मिरर से टकराने के बाद जो बीम ऑफ लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है वापस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, वो क्या कहलाती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, ठीक है। देखते वो डायग्रामेटिकली बताती हूँ मैं आपको क्या होता है इसके अंदर। ये जो लाइट आ रही है आपकी इंसिडेंट रे है, जो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये क्या ड्रॉ कर रखा है, नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये क्या ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। तो देखो जो ये आपका एंगल AON है, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो आपका एंगल NOB है वो क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को अगर हम मेजर करेंगे तो ये जो एंगल्स आएंगे ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। हम अब एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, एंगल ऑफ टॉर्च को चेंज करके विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। हम मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हर टाइम पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो एंगल्स हैं ये क्या है, हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अगर हम बीम ऑफ लाइट को थ्रो करते हैं नॉर्मल के अलोंग तो वो रिफ्लेक्ट होगी सेम नॉर्मल लाइन के अलोंग, ठीक है। तो इस तरह के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे वो कितने होंगे आपके, 0 होंगे, ठीक है। तो इन केसेस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे आपके, 0 होंगे। अगर हम क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट को कैसे फेंकेंगे, नॉर्मल के अलोंग ही फेंकेंगे। तो अगर देखो नॉर्मल के अलोंग ही अगर आपकी लाइट आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बेटा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। और देखो आपको करना क्या है, मैंने आपको कहा था कि आपको ये क्वेश्चंस करके रखने हैं। देखिए अभी जो पढ़ा है उसमें तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बाकी ह्यूमन आई आपको अच्छे से पढ़ के देखो, मैंने आपको कहा था ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं अपनी रफ नोटबुक में, ठीक है। और इसके अंदर से देखो जितना हमने पढ़ लिया है वो आपको एक्सरसाइज फिल करके देखनी है बुक की, ठीक है। जितना हमने पढ़ लिया है उसकी क्या फिल करनी है, आपको एक्सरसाइज फिल करनी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपका होमवर्क है, इतना आपको करके रखना है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अजय, धीरज, दीपांशु, हर्ष, निखिल, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। और एक्सरसाइज